कक्षा 9 गणित आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम चैप्टर से संबंधित बेसिक बातों को समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया अध्याय 1 है और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्याओं से संबंधित एक आपको प्रश्न पूछेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसे इंग्लिश में बोला रहेगा तो नेचुरल नंबर्स। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे गिनती की सभी संख्या, मतलब जहाँ से आप किसी वस्तु को गिनना स्टार्ट करते हैं ना, यही होता है प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 यहाँ पे इस प्रकार से धनात्मक दिशा में, इस प्रकार से जहाँ तक आप गिन पाएँ ये सभी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसमें यहाँ पर 4 5 6 यहाँ पर लाख 2 लाख 10 करोड़, यहाँ पे जितनी भी धनात्मक संख्याएं रहेंगी ना, 1 से शुरुआत होगा और इसके आगे जितनी भी आपको धनात्मक संख्याएं प्राप्त होगी सब आता है प्राकृतिक संख्याओं में। और फिर यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको होल नंबर्स इंग्लिश में बोला रहेगा तो होल नंबर्स, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं तो रहेंगी, साथ में बस जीरो सम्मिलित हो जाएगा, इसे बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स, इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे पूर्णांक में क्या होता है ना, देखिए सभी धनात्मक संख्याएं तो रहेंगी, यहाँ पे जीरो भी रहेगा है ना, और सभी ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी। देख लीजिए यहाँ पर जितना ये पूर्ण संख्याएं था, यहाँ पर ये पूर्ण संख्याएं तो है, साथ साथ जो भी यहाँ पे धनात्मक संख्याएं थी इनके संगत जो भी ऋणात्मक वैल्यू है वो भी था। है पूर्णांक को पढ़ते हैं किस प्रकार से, इसमें सभी धनात्मक संख्याएं रहती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, साथ साथ जीरो भी रहता है। यहाँ पर देखिए ये सभी होता है धनात्मक पूर्णांक है ना, ये सभी धनात्मक संख्याएं तो इसे बोलते थे धनात्मक पूर्णांक, और इस पर ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। हालांकि यहाँ पे ये सभी तो पूर्णांक तो है ही, लेकिन यहाँ पे कभी कभी आपको प्रश्न में ऐसा लिख देगा धनात्मक पूर्णांक के बारे में, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे 1 2 3 4 5 इन्हीं सभी धनात्मक संख्याओं की बात कर रहा है। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार से जितना भी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं। चलिए यहाँ पर जो जीरो की बात करें तो जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पी क्यू पूर्णांक है तथा क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कह रहा है ना पी बटा क्यू मतलब अंश और हर के रूप में आप संख्याओं को लिख पाएँ, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इन्हीं में से कोई संख्या होना चाहिए। पूर्णांक है ना, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, साथ साथ जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे अंश और हर में इसी प्रकार से होना चाहिए, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान में रखना है ना। पहला तो यहाँ पे पी क्यू पूर्णांक हो, अंश और हर में जो भी संख्या लिखी गई है वो यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर में कह रहा है ना कि जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस नियम को आप याद में रखेंगे, यहाँ पे हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश तो जीरो हो जाए। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे हमने 1/2 लिख दिया, अंश और हर में यहाँ पर पूर्णांक लिखा गया है, यहाँ पे 7 और 8, यहाँ पे ये धनात्मक ही पूर्णांक है ना। यहाँ पे पूर्णांकों में हम 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आपको 7 8 भी प्राप्त होगा, ऋण 6 भी प्राप्त होगा है ना। ऋणात्मक दिशा में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 फिर ऋण 7 इस प्रकार से आपको ऋण 6 भी प्राप्त होगा। और यहाँ पे 5 है हर में, जो कि यहाँ पर यह धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर अंश और हर में जो भी संख्या हमने लिखा है ये पूर्णांक है, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या की डेफिनेशन में ये होता है कि अंश और हर में जो भी आप संख्या लिखें, अंश में तो सभी आप पूर्णांकों को लिख सकते हैं, हर में भी सभी पूर्णांकों को लिख सकते हैं, लेकिन बस जीरो को छोड़कर। ठीक है, हर में आपको जीरो नहीं लिखना है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे अंश में, आप यहाँ पे अंश में जीरो को लिख सकते हैं। 0/1 हमने इस प्रकार से लिख दिया, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम चलिए 0/7 भी लिख देते हैं। यहाँ पर अंश और हर में कोई भी पूर्णांक आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस हर में जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यह तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 1/0 को हम लोग नहीं सम्मिलित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंश और हर तो पूर्णांक तो है। ठीक है, पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक में आपको 1 भी प्राप्त हो जाएगा, 0 भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे डेफिनेशन बोला है ना कि यहाँ पे हर में जीरो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्याओं में हम लोग इसको नहीं सम्मिलित कर सकते हैं। 1/0 बराबर यहाँ पे अपरिभाषित आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी आप संख्या रख सकते हैं, जैसे अंश में हमने ऋण 5/0 रख दिया। ठीक है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे हर जीरो नहीं होना चाहिए, ये अभी क्या है यहाँ पे अपरिभाषित। तो आप परिमेय संख्याओं को इसी प्रकार से लिखेंगे, अंश और हर में यही पूर्णांकों को लिख दीजिएगा, लेकिन हर में बस लिखते समय हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जीरो को नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में हमने समझ लिया। अब हम लोग समझ लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे जहाँ पी क्यू पूर्णांक है तथा क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए है ना। अपरिमेय संख्याओं का डेफिनेशन ये है कि जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, और यहाँ पे पी क्यू पूर्णांक है और जो हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे करड़ी में 3, यहाँ पर संख्याएं करड़ी में आ जाती हैं। करड़ी में भी लिखते समय इस बात का ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं लिख देंगे। करड़ी का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे करड़ी का चिन्ह बनता है। तो यहाँ पर जो भी करड़ी के अंदर आप संख्या लिखेंगे, ऐसी संख्याओं को नहीं लिखेंगे जिसका वर्गमूल ज्ञात हो जाए है ना। वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा तो आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे करड़ी में 1 को नहीं ले सकते हैं ना, करड़ी में 1 बराबर यहाँ पे धन 1 और प्लस और माइनस, प्लस माइनस 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि किस संख्या का वर्ग करने पर आप ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे धन 1 का वर्ग कर भी आप 1 प्राप्त कर सकते हैं, और ऋण 1 का वर्ग करके भी आप 1 प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं करड़ी में 4 भी नहीं होना चाहिए है ना। करड़ी में 4 का यहाँ पे
वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा +-2। यदि +2 का वर्ग कर देंगे, वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी गई है किस संख्या को वर्ग करने पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का भी वर्ग कर देंगे तभी भी आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। यदि ऋण 2 रहेगा, ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा कर देंगे, मतलब ऋण 2 का वर्ग कर देंगे तो आपको यही 4 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे करंडी में 4, मतलब यहाँ पे 4 का वर्गमूल आपको +-2 प्राप्त हो सकता है। जब भी आप अपरिमेय संख्याओं को लिखेंगे तो इस बात का ध्यान में रखेंगे, करंडी में आप सभी संख्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी आपकी संख्या रहे करंडी में, इसमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 1 भी होता है, 4 भी हो जाएगा पूर्ण वर्ग, और 4 के बाद आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सभी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इन संख्याओं को आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर इसको हम लोग अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। यदि हम लोग यहाँ पे करंडी में 3/1 इस प्रकार से हमने लिख दिया अंश और हर में, तो लेकिन यहाँ पे अंश और हर में यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, हर में तो पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे अंश पूर्णांक में आपको नहीं प्राप्त होगा, है ना। देख लीजिए, आपको पूर्णांक में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सभी धनात्मक संख्या है और यहाँ पे सभी ऋणात्मक संख्या है। तो क्या इसमें आपको कहीं पर करंडी में 3 प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, ना ही करंडी में 5 मिलेगा। और यहाँ पे जो पाई होता है, यह भी एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम लोग अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न। यहाँ पे तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसको चलिए हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया ना, यहाँ पर हमने 100 लिख दिया, और यहाँ पर हर में हम चलिए 200 लिख देते हैं। यहाँ पे 100 बटा हमने 200 लिख दिया, और चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। यहाँ पर ये जो दोनों संख्याएं हमने लिखा है ना, ये आपस में तुल्य परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्यों बोलेंगे परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या? यदि यहाँ पर अंश और हर को विभाजित करके सबसे छोटे रूप में लिखेंगे, अंश और हर में जो भी 2 संख्याएं आपको दी गई हैं उसको यदि सहभाज्य संख्या करके लिखते हैं ना, तो हमेशा इनका वैल्यू आपको बराबर ही प्राप्त होगा। जैसे इसको सहभाज्य संख्या करके लिख दें, अंश और हर क्या है, 100 से विभाजित है, 100 एकम 100, 100 दूना 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हल करने पर अब देखिए 1 और 2, और सहभाज्य का मतलब यही होता है कि अंश और हर में आप संख्याओं को इस प्रकार से लिख दें कि उनका यहाँ पे 1 से अधिक कोई गुणनखंड न प्राप्त हो। यदि संख्या 1 और 2 का मतलब अंश और हर में जो भी संख्या रहे, यदि 2 संख्याएं सहभाज्य कब कहलाती हैं, जब उन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ उनका 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं प्राप्त होना चाहिए। 1 और 2 का हम लोग यदि मस्सक ज्ञात करेंगे तो केवल हमें संख्या 1 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के गुणनखंडों में यदि हम लोग उभयनिष्ठ लेना चाहें तो केवल एक उभयनिष्ठ होगा, है ना। यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर अंश और हर में जो भी संख्या लिखी गई थी यह विभाजित था, विभाजित करके हमेशा न्यूनतम रूप में लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे, सहभाज्य संख्या करके लिख लेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 और 1/2 ये आपस में बराबर हो गया, ये आपस में तुल्य परिमेय संख्या था। जैसे यहाँ पर जो 100/200 है और यहाँ पे 1/2 है, ये आपस में बराबर भी रहेंगे, साथ साथ संख्या, है ना। और यहाँ पे और हम लोग संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 गुना हम लोग को संख्याओं को लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अंश में 500 लिख दिया, तो हर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1000। ये सभी आपस में क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। इनका यदि हम लोग इसको अंश और हर को विभाजित कर देंगे ना, यहाँ पर अंश और हर को विभाजित करके हम लोग सहभाज्य संख्याओं को करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पे सबका वैल्यू आपको बराबर ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे 100/200 का मतलब क्या है, 1/2 ही मतलब है। यहाँ पे 500/1000 का क्या मतलब है, 1/2 ही मतलब है ना। तो यहाँ पर और भी हम लोग कोई संख्या लिख सकते हैं, 4 चलिए हमने 8 ही लिख दिया, तो ये सब क्या है, सहभाज्य संख्या है। चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने 1/3 लिख दिया, और यहाँ पे सहभाज्य संख्या क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका 3 गुना हमें करना है ना, तो 3 है, 3 3 9। यहाँ पर ये दोनों परिमेय संख्याएं जो लिखी गई हैं ये आपस में तुल्य परिमेय संख्याएं। यदि इसको भी हम लोग अंश और हर को यहाँ पे 3 से विभाजित कर देंगे तो 1/3 ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 100 बटा यहाँ पे 300 हमने लिख दिया है। इस प्रकार से बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जिसको भी यदि हम लोग विभाजित कर देंगे अंश और हर को ना, सहभाज्य संख्या करके लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1/3 ही प्राप्त होगा। इसको भी हम लोग सहभाज्य संख्या करके लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1/3 प्राप्त होगा। तो ये सब आपस में जो भी परिमेय संख्या लिखेंगे ये सब क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। इस कथन को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आपको अब प्रश्न इस प्रकार से देगा ना कि 2 परिमेय संख्याएं दे देगा, और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आपको बताना पड़ेगा कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कोई भी 2 परिमेय संख्या लिख देगा ना, तो उन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसको आप ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, प्रश्न आएगा तो इसको हम लोग ज्ञात भी करेंगे। यहाँ देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी 2 परिमेय संख्याएं दे देगा तो जो भी आपको 2 परिमेय संख्याएं दी रहे पहले उसका क्या कर देना कि आपको हर समान करना है ना। दी गई 2 परिमेय संख्याओं का हर समान कर दिए, दोनों परिमेय संख्याओं का पहले हर समान कर लेना है। फिर आपको क्या कर देना है, दोनों परिमेय संख्याओं के बीच जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उनमें 1 जोड़कर दोनों संख्याओं में गुणा करके उनके मध्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे, है ना। पहले आपको जो भी 2 परिमेय संख्याएं दी गई यदि हर समान है तो ठीक है, यदि नहीं समान है तो पहला काम है हम लोग का हर समान करना। हर समान कर देंगे और फिर उसको अंश और हर में समान रूप से गुणा कर देंगे, है ना, ताकि जो भी संख्या रहे उसके मान में कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पे जो भी 2 दी गई परिमेय संख्याएं रहेंगी, यहाँ पे यदि 7 ज्ञात करना है, मान लेते हैं कोई आपको परिमेय संख्या दे दे, मतलब 2 परिमेय संख्याएं दे दें, यदि उनके मध्य आपको 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या कर देंगे,
जो भी दी गई परिमेय संख्याएं रहेंगी उनमें हम लोग एक जोड़ देंगे, साथ में एक जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 से अंश और हर में गुणा करके जो भी दी गई परिमेय संख्याएं रहेंगी उनके बीच में आप 7 परिमेय संख्याओं ज्ञात करेंगे। इसको हम लोग प्रश्न में ज्ञात करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे देगा ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिख देंगे हाँ, तो शून्य एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी क्यू दोनों पूर्णांक रहेगा, है ना। यहाँ पर हमने आपको बताया भी, यहाँ पर जैसे 0 है, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अंश और हर, अंश जो 0 है ये भी पूर्णांक है, और यहाँ पे जो हर में लिखा गया है 1, ये भी पूर्णांक है, और यहाँ पे 0/7 लिखा है। यहाँ पर अंश और हर में जो दोनों संख्या है दोनों पूर्णांक है, और अंश में क्या है 0 है, और यहाँ पे मतलब 0 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो आपको भागफल 0 ही प्राप्त हो जाएगा। 0/7 का भी मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। कोई भी संख्या रहेगा अंश में यदि 0 है, हर में कोई भी आप पूर्णांक लिखेंगे, यदि आप उसको भाग देंगे तो हमेशा आपको भागफल 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे 0 को छोड़कर, है ना, अब ऐसा नहीं लिख देंगे कि 0/0 आपने लिख दिया। हमें पता है कि जो भी यहाँ पे परिमेय संख्या लिखना रहता है, यहाँ पे हर में 0 नहीं लिखना रहता है। आपको प्रश्न में भी दिया है कि यहाँ पे पी क्यू पूर्णांक तो रहे, लेकिन हर में आपको 0 नहीं लिखना है ना। इसके अलावा आप कोई भी पूर्णांक को लिख सकते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 0/7 लिख दिया, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो यहाँ पर अंश और हर जो है ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, और हर क्या है 0 के बराबर नहीं है ना। यहाँ पर ये भी पूर्णांक है। यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बस यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है, हर में आपको 0 नहीं लिखना है। यहाँ पे हर में 0 को छोड़कर आप इन सभी संख्याओं को, सभी धनात्मक संख्याओं को लिख सकते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याओं को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पर हम 0/8 ही लिख देते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 0/5 लिख दीजिए। इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर दिया था प्रश्न में क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिख देते हैं हाँ, एक शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और लिख देंगे इस प्रकार से कि अंश और हर जो भी रहेगा वो पूर्णांक रहेगा, लेकिन यहाँ पे हर 0 के बराबर नहीं रहेगा। प्रश्न दिया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिख देते हैं हाँ, और क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर पी क्यू पूर्णांक रहेगा और जो क्यू हर जो रहेगा वो 0 के बराबर नहीं रहेगा। लिख देते हैं हाँ, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो परिमेय संख्या के डेफिनेशन में ही होता है ना, कि पी क्यू पूर्णांक रहे लेकिन हर 0 के बराबर नहीं रहे। चलिए हम लोग जैसे करके लिख देते हैं, या फिर उदाहरण करके लिख दीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे आप 0/5 लिख सकते हैं, और सभी यहाँ पर जो यदि अंश में 0 है, हर में आप कोई भी परिमेय मतलब कोई भी पूर्णांकों को लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 0 को छोड़कर ही आपको लिखना है। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, अंश में यदि 0 है, अंश में यदि आपने 0 को लिख दिया, ठीक है, और हर में यहाँ पर 0 को छोड़कर ही आपको लिखना है। इसमें से कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहे या ऋणात्मक पूर्णांक रहे, 0 को तो आपको लेना ही नहीं है। और यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए संख्या आपको 4 को ले लिया है ना, जो यहाँ पे 4 धनात्मक पूर्णांक था, इसको आपने ले लिया, तो यहाँ पर कोई भी रहेगा तो इसका वैल्यू आपको 0 ही प्राप्त हो जाएगा। भागफल आपको हमेशा ही 0 मिलेगा, है ना। यहाँ पे कोई भी शून्य रहेगा उसको 0/4 करके लिख सकते हैं ना। हर में आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन में है कि 0 को आपको नहीं लिखना है ना। 0/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित आने लगेगा। और यहाँ पे 0 तो अंश में लिखना है आपको, लेकिन हर में नहीं लिखना है ना। यहाँ पर हम लिख दिया 0/4 भी रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आपको 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। प्रश्न पूछा था कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया हाँ, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और जहाँ पर पी क्यू पूर्णांक है और जो हर रहेगा वो 0 के बराबर नहीं रहेगा, और यहाँ पे प्रत्येक का सबका वैल्यू आपको बराबर ही प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर 0 हमने ऋण 1 लिख दिया है ना, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 ही है। चलिए और आप वैल्यू लिख सकते हैं, 0 हमने ऋण 7 लिख दिया। इसी प्रकार से अनंत मान हो सकते हैं इसके, हम लिख दिया इत्यादि। शून्य एक परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से लिख देंगे कि पी क्यू, यहाँ पे अंश में तो पी तो फिक्स ही है, पी तो आपको 0 ही लिखना है, और जो क्यू रहेगा वो भी आपको पूर्णांक ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे हर में जो है क्या 0 के बराबर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो शून्य एक परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से लिख देंगे कि यहाँ पे पी क्यू पूर्णांक है और हर में 0 नहीं रहेगा, है ना। हमने यहाँ पर आपको उदाहरण भी लिख कर दिखाया। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया ना, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या आपको 3 दे दिया गया और एक संख्या आपको 4 दे दिया गया, तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो हमने बताया कि यहाँ पर देख लेते हैं, हर जो समान ही है इसको आप 3/1 करके लिख सकते हैं, इसको 4/1 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हर समान है, आपको 6 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो हमने बताया कि 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 में 1
जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 7 से अंश और हर में यहाँ पे गुणा कर, यहाँ पर 3 में आप अंश और हर में 7 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे 4 में अंश और हर में आप 7 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप 6 परिमित संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। कोई भी 2 परिमित संख्या दे देगा तो उनके बीच अपरिमित रूप से अनंत परिमित संख्याएं होती है। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 3 और 4 को ही लिख दें, है ना, 3 और 4 को लेना है, तो यहाँ पे इसके बीच में आप परिमित संख्या क्या लिख सकते हैं, 3.1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 3.2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम फिलहाल में यहाँ पे दशमलव संख्या करके लिख रहे हैं। अभी इसको परिमित संख्या में बदलना रहेगा तो आप बदल लेंगे, है ना। यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31 बटा हम लोग सिंपल 10 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, परिमित संख्या में हो गया। तो इस प्रकार से दशमलव संख्या से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि 3.1 3.2 इस प्रकार से करेंगे तो लगभग हमें 9 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से तुरंत ही हमें 9 परिमित संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, 3 और 4 के बीच में रहेगा। और देखिए मान लेते हैं इससे अधिक आपको परिमित संख्या चाहिए, तो आपको यहाँ पर सिंपल यहीं पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 3.11 लिख देते हैं, है ना। 3.11 का मतलब यहाँ पे 311 हो जाता, और नहीं 311 ही रहेगा, लिख देते हैं 311 रहेगा, और हर में सिंपल 100 रहेगा। अब यहाँ पे 311 है और हर में 100 है, और जब फिर आप जाएंगे ना, इसको जब यहाँ तक आप लेकर जाएंगे, जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 100 करके, यदि हर में लिखना है तो अंश और हर में 100 से गुणा कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा, यहाँ पे हर में 100 हो जाएगा। 311 से आप 400 तक जा सकते हैं, और हर में तो 100 रहेगा। तो इस प्रकार से भी आपको बहुत सारी परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। कोई भी परिमेय संख्या लिखा हुआ है, यदि अंश और हर में संख्या है, यदि हम लोग अंश को हर से विभाजित करें और एक दशमलव संख्या में हम लोग बदलें, तो यहाँ पे यदि 3 और 4 के बीच में दशमलव संख्या आपको प्राप्त होगा, तो ये सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि कोई भी 2 परिमित संख्याएं दे देगा तो उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होती है। तो यहाँ पर चाहें तो हम लोग 9 परिमित संख्याओं को लिख सकते हैं। यहाँ पे 31 हम लोग लिख सकते हैं, 32 बटा यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 33 बटा 10 लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी हम लोग इसको नियम से लिख देते हैं ना, यहाँ पे एक जोड़कर हम बताते हैं आपको, है ना, लिख देते हैं। हल करने वाले हैं दूसरे प्रश्न को, लिखते हैं 3 और 4 के बीच अनंत या अनेक लिख दीजिए, अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 3 और 4 के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लिख देते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं के लिए 6 परिमेय संख्याओं के लिए हमने बताया कि यहाँ पर जितनी भी परिमेय संख्या आपको याद करनी है उसमें एक जोड़ देना है। यहाँ पे 6 में क्या कर देना है, हमें एक जोड़ देना है। 6 में जोड़ देंगे एक तो 7 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में क्या कर दीजिए, 7 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। यहाँ पर भी अंश और हर में क्या कर देना है, 7 से आपको गुणा कर देना है। अंश और हर में हम लोग 7 से गुणा कर देते हैं, चलिए, ताकि यहाँ पे दोनों के मान में फ़र्क ना पड़े, है ना। 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21 बटा आपको 7 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 7 चौक 28 बटा आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब 21 से लेकर 28 तक आप जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। आपको 21 से 28 तक जाना है ना, चलिए यहाँ पर लिखते हैं फिर एक बार, 21 बटा 7 है, और यहाँ पे 28 बटा 7 तक जाइए। तो चलिए यहाँ पे 21 के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 22 बटा 7, फिर आपको 23 बटा 7 मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे 24 बटा 7, और फिर यहाँ पे 25 बटा 7, फिर आपको 26 बटा 7, और यहाँ पे फिर 27, 26 के बाद 27 रहेगा, 27 बटा 7, और फिर हम लोग 28 बटा 7 को नहीं ले सकते क्योंकि इसका तो वैल्यू 4 ही है, ठीक है। इनको आपको छोड़ देना है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो गई, ठीक है। यही कुल 6 परिमेय संख्याएं हम लोग लिख देते हैं। अभी यहाँ पर इनमें आप भाग देंगे ना, यहाँ पे 22 में जब आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में ये आपको संख्या प्राप्त होगी। दशमलव संख्या में बदलेंगे ना, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में ही आपको इसका भागफल प्राप्त होगा। आप दशमलव संख्या में बदलेंगे तब। चलिए हम लोग लिख देते हैं, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख देते हैं सबको, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, और नोट कर देते हैं यहाँ पर दिए गए 25 बटा 7, 26 बटा 7, यहाँ पे 27 बटा 7 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न हल हो गया।
प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो भी आपको परिमित संख्याएं दे दी गई ना, इसका पहले से ही हर समान है। चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो सिंपल आपको 5 चाहिए तो 5 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, 6 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए और सिंपल आप 5 परिमित संख्याओं को प्राप्त कर लेंगे। हाल यहाँ पे तीसरे वाले प्रश्न को करने वाले लिख देते हैं 3/5 और 4/5 के बीच, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 5 परिमेय संख्याओं के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 5 परिमेय संख्या चाहिए तो 5 में हम लोग क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 5 में 1 जोड़ देंगे 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। हमने पहले बताया कि कोई भी 2 परिमेय संख्या रहेगा तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 मिल जाएगा। 6 से हम लोग अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर एक संख्या है 3/5 और यहाँ पर दूसरी संख्या है यहाँ पे 4/5 हमने लिख दिया। चलिए अंश और हर में हम लोग क्या कर देते हैं, 6 से गुणा भाग कर देते हैं ताकि इसके वैल्यू में फ़र्क ना पड़े। यहाँ पे अंश और हर में हमने 6 से गुणा कर दिया। चलिए अब यहाँ पे 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 6 तियाँ 18 और यहाँ पे 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया। और यहाँ पे 4 छक्का 24 हो जाएगा और यहाँ पे 5 छक्का 30, देख रहे हैं ना हर समान है। अब यहाँ पे 18 से यहाँ पे 24 तक चलते चले जाइए। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर 18 से आपको जाना है 24 तक। 18 के बाद क्या आएगा 19, 19/30। ये जो परिमेय संख्या है इन दोनों संख्याओं के बीच में है। यहाँ पे 18 मतलब 19/30 हो गया। फिर यहाँ पे 20/30, फिर यहाँ पे 21/30, 22/30 और 22 हो गया, फिर 23/30 हो गया। चलिए फिर आ जाएगा 24/30। तो यहाँ पे इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आपको यही 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। लिख देते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं चलिए यहीं से नोट कर देते हैं। 19/30, यहाँ पे 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है। यही परिमेय संख्या है। यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में यही 5 परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हुआ। मान लेते हैं यदि 100 परिमेय संख्या यदि आपको ज्ञात करना रहता तो सिंपल आप अंश और हर में 101 से अंश और हर में गुणा करते हैं। ठीक है, यदि 100 परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता तब, है ना। आपको जितनी भी परिमेय संख्या चाहिए उसमें 1 जोड़ दीजिए और अंश और हर में सिंपल गुणा कर दीजिए और गुणा कर देंगे तो आपका दोनों का हर समान रहेगा। यदि हर समान नहीं है तो पहले आप उसका हर समान करेंगे, फिर यहाँ पर जितना आपको परिमेय संख्या चाहिए उसमें एक अधिक जोड़कर अंश और हर में गुणा करते हैं और फिर यहाँ पर एक संख्या आपको अंश में बड़ी मिलता और एक हमेशा छोटी मिलेगा, बड़ा छोटा मिलेगा। तो यहाँ पे छोटा था, ये बड़ा आया था, है ना। तो यहाँ पे 18 से फिर आप यहाँ पे 24 तक चलते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे 18 के बाद 19/30 प्राप्त होगा। हर आप इसी प्रकार से लिखते रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हर आप हटा दिए, है ना। यहाँ पे 18/30 था तो फिर आपने लिखा 19/30, 20/30। इस प्रकार से आपको 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दे देगा ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याओं में जो सभी संख्याएं रहती हैं क्या यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होती हैं? तो हाँ, जाहिर सी बात है कि ये होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं रहती हैं ये सभी यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में आती है ना। यहाँ पे एक संख्या एक्स्ट्रा रहता है जो कि शून्य रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सभी प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्याओं में होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कथन दे दिया गया है ना ये कथन सत्य है, साथ साथ हम लोग इसको कारण भी लिख देंगे। यहाँ पर जो कथन दे दिया गया था सत्य है, क्योंकि कारण भी आपको लिखना है, क्योंकि हम लोग लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्याओं के संग्रह में यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं। लिख देते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
ठीक है। यहाँ पर जो ये कथन दे दिया गया है ना, देखिए इस प्रकार से ये कथन सत्य है कि मतलब प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर सभी पूर्ण संख्याओं में आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर शून्य जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग आ जाते हैं सेकेंड प्रश्न में। यहाँ पर दे दिया गया ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे दे देगा ना, प्रत्येक पूर्णांक को यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा है ना कि आप प्रत्येक यहाँ पे जो पूर्णांक है ये यहाँ पे पूर्ण संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या ही है, क्या इसमें सभी सम्मिलित हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर शून्य से लेकर यहाँ पे धनात्मक इतना तो सम्मिलित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऋण एक की बात करें तो ऋण एक इसमें रहेगा, लेकिन इसमें तो नहीं होता है ना, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में नहीं होता है, तो हम लोग लिख देंगे नहीं होगा। यहाँ पर जो कथन दे देगा वो असत्य है ना, यहाँ पर इतनी संख्या है तो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा संख्या है, यहाँ पे जो सभी ऋणात्मक संख्या है ना, यहाँ पे इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। तो यहीं पर हम लोग एक कारण दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऋण एक इसमें नहीं सम्मिलित है, यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक संख्या कारण दे दीजिए। यहाँ पे सभी पूर्णांक यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं हो सकते। यदि इसको देता, मतलब कथन इस प्रकार से देता कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में सम्मिलित हो जाएंगे, तो यह जो भी वैल्यू है इसमें सम्मिलित हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सभी पूर्णांक जो सभी पूर्ण संख्या है ये पूर्णांक में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन आपको कथन इस प्रकार से देगा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हो सकते हैं, तो नहीं हो सकता। इतना रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो सभी ऋणात्मक संख्या है इसमें नहीं होता है, इसमें होता ही नहीं है, तो यहाँ पे सम्मिलित ही नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे जो कथन दे देगा असत्य है। तो चलिए हम लिख देते हैं इसको सेकेंड में। जो कथन दिया हुआ है ना असत्य है, और आपको कारण देना, एक कारण दे दीजिए। हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी ऋणात्मक संख्याओं को लिख दीजिए, कोई भी इसमें ऋणात्मक संख्या रहेगा जो कि पूर्ण संख्या में नहीं सम्मिलित होगा। तो चलिए हम ऋण 3 को ही लिख देते हैं। ऋण 3 पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर हम लिख दिया असत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो ऋण 3 है पूर्ण संख्या में नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक संख्या का आप उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ पर जो भी ऋणात्मक संख्या है ये पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने एक लिख दिया, ऋण 3 पूर्णांक में तो सम्मिलित रहेगा, लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या का आप उदाहरण दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले कथन पे। थर्ड में आपको कथन दे देगा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर दे देगा परिमेय संख्याओं को दिया हुआ है ना, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये सभी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्याओं को दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या है ये सभी क्या इसमें सम्मिलित हो जाएंगी, यहाँ पे पूर्ण संख्या में सम्मिलित हो जाएंगी। तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो भी परिमेय संख्या रहता है वो अंश और हर के रूप में रहता है ना, और यहाँ पर इसमें जो संख्याएं रहती हैं वो अंश और हर के रूप में नहीं रहती हैं। यदि हर में करके लिखना भी रहेगा तो आप उसे एक करके लिख सकते हैं ना, 0 जैसे इसको 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/1 करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं 1/2 ही है, तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 तो इसमें नहीं आएगा ना, पूर्ण संख्या में इसमें सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ पे 1 रहेगा, फिर 1 के बाद डायरेक्ट 2 संख्या है, 1/2 इसमें नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे यह परिमेय संख्याओं में हो सकता है। जैसे यहाँ पे 7/8 है, तो 7/8 तो यहाँ पे परिमेय संख्या में है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऋण 6/5 है, ऋण 6/5 है, ये यहाँ पे परिमेय संख्या तो है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है। और जो यहाँ पर संख्या लिखी गई है, ये यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग सबको यहाँ पे प्रत्येक संख्या को बटाई करके हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या है ये सभी संख्या है, ये संख्या यहाँ पे पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं हो सकती है। चलिए हम लोग लिख देते हैं कथन असत्य है, और एक कारण दे देते हैं कि यहाँ पे उदाहरण के लिए 1/2 यहाँ पे एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर जो कथन दे गए असत्य है, यहाँ पे उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं, उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु रहेगा, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। यहाँ पर जो 1/2 है ये तो परिमेय संख्या में तो रहेगा, परंतु यहाँ पे पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा, है ना। तो जो कथन दे दिया गया था वो असत्य था। और इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न था, चारों प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।